हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सीखा था कि अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह वैरी करती है और अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। और अल्कली मेटल्स यानी सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं और मेटल में कौन से बॉन्ड होते हैं? मेटालिक बॉन्ड होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है और बड़ा होने से जो इंटर मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो काफी वीक होंगे, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इंटर मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण, अब ये वीक क्यों हो गए? क्योंकि इनका साइज किसी दूसरे एलिमेंट, किसी दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। तो जो इंटर मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए वो वीक हो गए डिस्टेंस बढ़ने के कारण। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो अल्कली मेटल्स है एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज किसी दूसरे पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है और लार्जर साइज होने के कारण इनका इंटर मेटालिक बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनके बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? वेरी लेस होते हैं। इनका वीक, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। यदि आप इसमें टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में यदि आप किसी ग्रुप पे कंसीडर करते हैं और टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हैं, तो जब टॉप टू बॉटम आप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी with the addition of new subset और न्यू सेल, और इनकी साइज बड़ी होगी तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और बढ़ जाएंगे, तो मेटालिक फोर्सेस और भी डिक्रीज कर जाएंगे। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कम होता ही है, साथ साथ आप यदि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं, या तो ग्रुप 1 में जाए या ग्रुप 2 में जाए, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, जिनके कारण उसमें इंटर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये हुआ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होते हैं, किस तरह वैरी करते हैं और किन बातों पे डिपेंड करते हैं। शायद आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में ठीक तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कलर। इन फ्लेम,
ऐसा है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसे यदि हीट किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो उनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके वो एक्साइट हो जाते हैं और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। और ये क्या होता है एक्साइटेड स्टेट? शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होता है, शॉर्ट लिव्ड कंडीशंस होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यानी हायर एनर्जी वाले स्टेट से इलेक्ट्रॉन फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं जितने वेवलेंथ की जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है वो जब हमारे आंख की रेटिना तक पहुंचती है तो वो जिस कलर की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिलीज करते हैं। तो जिस एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उनका रेंज जो होता है विजुअल रेंज के वेवलेंथ में होता है, इसलिए वो हमें कलर दिखाई देते हैं। तो ये कलर दिखे, अब इनका कलर, एक कलर यानी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे इम्पार्ट्स कलर इन फ्लेम ड्यू टू, सबसे पहले वो एक्साइट हो गए, एक्साइट होने के बाद वो एनर्जी रिलीज किए, तो वो एनर्जी जो रिलीज किए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उनका जो वेवलेंथ होता है वो विजुअल रीजन में होता है, जिसके कारण वो कलर इम्पार्ट करता है। अब जैसे आप देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम, ये जो लिथियम है इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम वायलेट, डीप ब्लू, इसके कलर होते हैं। ये आपके ग्रुप 1 के हैं। ये क्रिम्सन रेड कलर लिथियम का होता है कि जब इसको आप हीट करते हैं फ्लेम में तो इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, इसके कारण इसका क्रिम्सन रेड कलर ये इम्पार्ट करते हैं। और बाकी इन सभी में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, ये डीप ब्लू होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपके ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, डजंट इम्पार्ट कलर, ये कलर इम्पार्ट नहीं करते फिल्म में। बेरियम एप्पल ग्रीन, इसके कलर होते हैं एप्पल ग्रीन। कैल्शियम का ब्रिक्स रेड, ब्रिक्स रेड। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। तो इस तरह से जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं। तो लिथियम कलर इम्पार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड लिथियम हाइड्रोक्साइड्स। और रेस्ट जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर इम्पार्ट नहीं करता है इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। और बाकी जो कलर इम्पार्ट करता है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक्साइट होकर चले जाते हैं और वो जब डी एक्साइट होते हैं, यानी कह सकते हैं ड्यू टू द फर्स्ट एक्साइटेशन देन डी एक्साइटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग द कलर बाय द अल्कली मेटल्स इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये हो गए कि वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर इम्पार्ट्स क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
यदि डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी, ग्रुप वन एलिमेंट्स, आपको पता है कि डेंसिटी D इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। यदि मास बढ़ जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, यदि वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी घट जाएगी। तो पहले जनरल यदि हम लोग बात करें तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। तो किसी अदर ग्रुप वाले एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इनकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम इसमें मूव करते हैं तो विद द एडिशन ऑफ न्यू सेल द साइज ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है विद द एडिशन ऑफ न्यू सेल, लेकिन उनका एटॉमिक मास भी तो इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर ये डिसीजन लेना काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज तो बढ़ती ही है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाती है और मास भी बढ़ते हैं। तो साइज और मास में देखा जाए तो जो मास है वो डोमिनेट कर जाता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम, और जब मास डोमिनेट कर जाएगा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे पता चला कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। यानी ये हो गई क्या कि डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी इंक्रीज इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर ये पोटेशियम और सोडियम में क्या होती है कि इसकी डेंसिटी कम होती है और इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ये ऐसा हो जाता है। यानी इसमें एक ही एक्सेप्शनल है, पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम की डेंसिटी कम है और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ ऐसा होगा। तो इसमें ये दोनों आप एक्सेप्शन में इसको याद करके रखेंगे। ऐसे तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर ये बढ़ रही है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पोटेशियम की कम हो जाती है और सोडियम की ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं रिएक्शन विथ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो पार्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरिएशन है तो ग्रुप वन वाले में ज्यादा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स होती हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट ऑक्साइड्स होता है जो सिंपल ऑक्साइड उसको बोलते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स, जिनका जो फॉर्मूला होता है वो M2O के टाइप का होता है। नेक्स्ट सेकंड ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड, इनका फॉर्मूला M2O2 के टाइप का होता है। थर्ड सुपर ऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला MO2 के टाइप का होता है। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं।
तो अब यहाँ पर बात होती है कि अल्कली मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट अल्कली मेटल्स डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे पहले ये समझते हैं कि कौन सा अल्कली मेटल किस टाइप का ऑक्साइड्स बनाता है, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि वो ऐसा क्यों बनाता है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके सिंपल Li2O बनाएगा, सोडियम Na2O2 बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सभी के सभी सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये हो गया लिथियम ऑक्साइड, इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे लिथियम ऑक्साइड्स, लिथियम ऑक्साइड्स। नेक्स्ट सोडियम पेरोक्साइड्स, सोडियम पेरोक्साइड। नेक्स्ट यहाँ देखिए सीजियम, सुपर ऑक्साइड्स। तो ये सारे के सारे कोई सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कोई ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कोई सिंपल ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कोई पेरोक्साइड्स बना रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड से बनाते हैं। इनमें से ये जो सोडियम ऑक्साइड्स है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सोडियम पेरोक्साइड, ये CO2 से रिएक्शंस करके सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, Na2CO3, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर एक बाहर निकल गया 1/2। ठीक उसी तरह ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स है, यह भी CO2 से रिएक्शंस करके पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं, K2CO3 और प्लस ऑक्सीजन गैस जनरेट करते हैं। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, तो K2CO3 CO2 एक यहाँ से ये 4 था तो 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए टोटल कितने हुए, 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 चाहिए, 3/2 यहाँ ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स दोनों ये आपस में रिएक्शंस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। देखिए, और रिएक्शन किससे कर रहे हैं, CO2 से। तो ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 एंड KO2 आर यूज्ड इन सबमरीन, इन सबमरीन, ये सबमरीन में यूज किया जाता है इसका। और पार्टिकुलरली ये जो Na2O2 है, इसको ऑक्जोन भी कहते हैं, ऑक्जोन के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसका यूज सबमरीन में किया जाता है। अब सबमरीन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे पनडुब्बी होते हैं, तो पनडुब्बी पानी के अंदर में चलते हैं समुद्र में, तो उसमें 2 महीने 4 महीने अंदर ही वो रहते हैं, कभी कभी तो 6 महीने तक वो अंदर ही रहते हैं। तो अंदर में फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस सबमरीन में जगह जगह पर सोडियम पेरोक्साइड रखे होते हैं। और वहां पर तो CO2, जितने भी वर्कर्स हैं CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो CO2 उस सोडियम ऑक्साइड से सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शंस कर लेते हैं, और रिएक्शंस करके वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, और वो सोडियम पेरोक्साइड सोडियम कार्बोनेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसके कारण सबमरीन में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इस तरह से हम लोग सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं सबमरीन में। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि लिथियम कैसा ऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, और ये तीनों का तीनों बनाएगा सुपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर।
अब देखिए ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी मॉलिक्यूल में लीजिए, जैसे मान लेते हैं NaCl लिए, LiCl लिए, ये मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें ये जो अल्कली मेटल्स है, यह भी अल्कली मेटल, यह भी अल्कली मेटल्स ही, दोनों क्या ले लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ -1, यहाँ -1, तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। यहाँ भी ये एनायन है और ये क्या है, कटायन है। तो किसी कटायन में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा पोलराइजिंग पावर क्या होता है। किसी कटायन में एनायन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कितनी उस समय पावर है, यानी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनायन से वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। जितनी ज्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनायन से अपनी ओर, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी अधिक होगी। जैसे एक सिंपल सा आपको दिखाता हूं मैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये लिथियम आयन है और यहाँ हमने देखा लिथियम क्लोराइड में, देखते हैं लिथियम क्लोराइड, लिथियम ये जो अल्कली मेटल्स है उसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा है। मान लेते हैं लिथियम की साइज यहाँ है, यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस है और ये लिथियम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और यहाँ ये क्लोरीन है। तो एनाइन का साइज बड़ा होता है कटायन के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका साइज आप बड़ा दिखाइए। यहाँ इसके ये न्यूक्लियस है, ये हमारे निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। अब क्या होता है, ये क्या होते हैं, इसके चारों ओर ये एज ए क्लाउड दिखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से ये अट्रैक्ट होता है इसकी ओर। अब ये जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी ओर, ठीक है, उसी को ही इस कटायन का पोलराइजिंग पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब ये पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ आपका ये कटायन है, उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी। साइज बड़ा हो जाए तो अट्रैक्टिंग पावर घट जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और उनका साइज बड़ा हो गया ना, न्यूक्लियस और उनके बीच का डिस्टेंस तो काफी बढ़ जाएगा ना, तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाने से अट्रैक्टिंग पावर घट जाएगी, तो इसमें पोलराइजिंग पावर भी घट जाएगी। यानी पोलराइजिंग पावर, इससे पता चला पोलराइजिंग पावर depends is direct depends that is directly proportional to the 1 by size of cation। साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग एबिलिटी उसकी उतनी अधिक होगी, यानी वो एनायन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। और आप देखिए जब आप टॉप टू बॉटम यदि आप मूव करते हैं तो उसकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और साइज बड़ा होने से पोलराइजिंग पावर क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि पोलराइजिंग पावर, उसका पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर Li प्लस का सबसे ज्यादा, फिर Na प्लस का होगा, फिर K प्लस का, Rb प्लस का, देन Cs प्लस का, दैट इज द पोलराइजिंग पावर। और एक बात और आप ध्यान देंगे, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा पोलराइजिंग करने की पावर उसमें होगी, ठीक है, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यानी अब जैसे कि हम लोग ऐसा करें, इसमें एक हेलाइट्स देते हैं, जैसे ये LiCl बनाया, ये NaCl का फॉर्मेशन किया, KCl का फॉर्मेशन किया, RbCl का फॉर्मेशन किया, CaCl का फॉर्मेशन किया। अब इसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा था, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन दोनों के न्यूक्लियाई के मिडिल में आएंगे ना, तो यदि ऐसा कहा जाए कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है,
तो आप इसको कोवैलेंट कैरेक्टर इस तरह से आप देखेंगे, ये ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर है, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट नेचर। आयनिक नेचर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, देन CsCl। आयनिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएंगे। अब यहाँ से ये आप पता चल रहा है कि आप देखे होंगे कि आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है। तो लिथियम मेटल, क्लोराइड नॉन मेटल, तो ये भी तो मेटल और नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये कोवैलेंट होते हैं, मोर कोवैलेंट लेस आयनिक होते हैं। ये मोर कोवैलेंट ऐसा कह सकते हैं, मोर कोवैलेंट एंड लेस आयोनिक होते हैं, लेस आयनिक इन नेचर ऐसे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़े इस ब्लॉक में। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं इस ब्लॉक के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडेज थैंक्स टू ऑल, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।